हेलो स्टूडेंट्स। तो आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक क्या है? कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड ये पूरा चेन फॉर्मेट चलता रहता है। इसमें एक एक फॉर्मेट एक एक चीज़ को एक दूसरे से कड़ी जोड़ना होता है, और जोड़ के हम अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जो भी हमसे पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में कैलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं, कैलेंडर को समझते हैं। कैलेंडर में क्या है कि जो शुरुआत है कैलेंडर की, यानी जो 1 जनवरी ईयर 1 यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये पहला दिन जो कैलेंडर का था, इसको हम मंडे एज्यूम करके चलते हैं कि कैलेंडर का फर्स्ट डे क्या था? मंडे था। तो मंडे से शुरू हुआ, तो अगर हम मंडे को कोड दें तो मंडे का कोड हो जाएगा 1, और ट्यूसडे का कोड 2 हो जाएगा, वेंसडे के लिए 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे। तो संडे के लिए हमारे पास आएगा 7। लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो 7 डेज का ही एक वीक होता है, तो 7 के बाद डेज रिपीट होने लगते हैं। तो अगर हम वीक कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम एक कंप्लीट वीक समझते हैं, तो हमारे पास कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो 7 की जगह हम हमेशा 0 पुट कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में समझें तो ये होते हैं ऑड डेज, जिनको हम ऑड डेज समझते हैं। और ऑड डेज वो होते हैं जो वीक कंप्लीट होने के बाद नंबर ऑफ डेज बचते हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डेज 10 डेज है, तो 10 डेज में अगर हम देखें तो 1 वीक कंप्लीट है और 3 एक्स्ट्रा डेज। तो ये 3 डेज क्या है? ऑड डेज है। और इस हिसाब से मान लो अगर कोई भी डेट है कि 15 नवंबर कोई डेट है और उस दिन मंडे था, तो इससे अगर हम 10 डेज आगे जाएंगे तो हमें 10 डेज का मतलब क्या है? 1 वीक 3 डेज आगे जाना है। तो वीक का मतलब कंप्लीट हो गया 0, तो हमें मंडे से केवल 3 आगे जाना है, और मंडे होता है 1, 1 एंड 3 4 मतलब थर्सडे। तो 15 नवंबर को अगर मंडे है तो उससे 10 डेज बाद क्या आएगा? थर्सडे। इस हिसाब से अगर हम कोई भी डेट है, मान लीजिए 15 नवंबर है, तो इसमें अगर हमें 7 डेज ऐड करने हैं, 7 डेज आगे जाना है, तो 7 डेज मतलब पूरा 1 वीक आगे जाना है। और 1 वीक का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 0। तो जो 15 नवंबर को डे था उसमें 0 ऐड करने पर फिर से वही 15 नवंबर का ही डे मिलेगा, और अगर ये मंडे था तो मंडे ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ से समझ में आता है कि किसी भी दिन से, कोई भी डेट से अगर 7 डेज आगे जा रहे हैं या 7 डेज पीछे जा रहे हैं तो हमें सेम डे वापस मिलता है। और अगर 7 से ज़्यादा डेज हो रहे हैं देन हम उन नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर मिलता है उतना आगे जाएंगे या उतना पीछे जाएंगे, और इसी रिमाइंडर को बोला जाता है ऑड डेज। तो अगर हम ये समझे कि ऑड डेज होता क्या है, तो इफ द नंबर ऑफ डेज आर ग्रेटर देन 7, if the number of days are greater than 6, not 7, because 7 होने पर तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। So if the number of days are greater than 6, we divide these days by 7 and the remainder is called odd days। और ये odd days ही किसी भी वीक में डेज के कोड होते हैं। जैसे अगर हमें बताना है कि टुडे इज थर्सडे, इफ टुडे इज थर्सडे, इफ टुडे का आज का दिन मान लिया, हमने एज्यूम किया, इफ टुडे इज थर्सडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 30 डेज? तो 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा 28, बचेगा कितना? 2। तो हमें क्या करना है? थर्सडे में 2 ऐड कर देना है। थर्सडे मतलब 4, 4 + 2 6, 6 मतलब सैटरडे। तो ये है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। अब हम करते क्या है, किसी भी डेट का डे फाइंड करने के लिए हमें अल्टीमेटली ऑड डेज ही फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि डे फाइंड करना मतलब कोड फाइंड करना। डे फाइंड करना है तो हमें ये कोड ही फाइंड करने पड़ेंगे, और ये कोड क्या है? ऑड डेज है। कोई भी दिन इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी भी डेट में समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी डेट निकाला, या हमें कोई भी डेट पता करना है, जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 था।
फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 1947 था। तो इस 1947 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिनमें हमें ऑड डे की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास ये है 15 जो कि डेज है, और डेज में ऑड डे निकालना हमें अभी सीखा है कि 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो ऑड डे हो जाएगा। यानी इस 15 की जगह हम 1 भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 1 बचेगा, दैट इज ऑड डे। फिर हमें मंथ में ऑड डे फाइंड करना पड़ेगा। मंथ में ऑड डे अलग टाइप से फाइंड करेंगे, हर मंथ के अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज मतलब जैसे ही नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करेंगे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, हमें ऑड डे मिल जाएगा मंथ का। उसके बाद हमारे पास है ईयर्स। अब ईयर्स कई अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर इस 1947 की बात की जाए तो 1947 में हमारे पास ईयर कौन कौन से हैं? 2 टाइप के इसमें तो हमें पहले ईयर मिलेंगे। एक सेंचुरी ईयर्स है और दूसरे जो कि नॉर्मल ईयर में 47 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें 2 टाइप के, एक ईयर्स है और दूसरा सेंचुरी। ईयर में भी 2 टाइप के ईयर होंगे, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर्स। सेंचुरी भी 2 टाइप की होंगी, लीप और नॉर्मल। अब अगर इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि नंबर ऑफ डेज में ऑड डे कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही हमें लीप, नॉर्मल, सेंचुरी में लीप और नॉर्मल का पूरा पैटर्न कंप्लीट करना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ हम कंप्लीट करना सीख जाएंगे तो हमें किसी भी डेट में डे फाइंड करना है, तुरंत उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ डेज में तो हमने अभी सीखा कि 7 से डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लिया, वैसे ही मंथ में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ईयर्स में हमें अलग अलग टाइप के ईयर को समझना होगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे एक एक पैटर्न से, क्योंकि ये चेन रूल जैसा ही आगे बढ़ता जाएगा और जब फुल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हम सेंचुरी में भी ऑड डे निकालना सीख जाएंगे, तो फिर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा, नॉट केवल डे फाइंड करने का नहीं, किसी और भी टाइप का अगर पूरे कैलेंडर से क्वेश्चन होगा तो उन सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने नंबर ऑफ डेज में ऑड डे तो फाइंड कर लिया था। अब अगर हमें ऑड डेज फाइंड करना है मंथ में, तो मंथ्स के लिए हमारे पास पहला मंथ है जनवरी। जनवरी में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31, और अगर हम 31 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 7 4 टाइम डिवाइड होगा 28 और बचेगा 3/7, यानी ये रहा रिमाइंडर। तो जनवरी के हमारे पास कितने ऑड डेज आएंगे? 3 ऑड डेज आएंगे। इसी हिसाब से हमारे पास सेकेंड मंथ होगा फेब। अब फेब 2 तरीके की होती है, कभी फेब में 28 डेज होते हैं या 29 डेज भी हो सकते हैं। अगर 28 डेज हैं तो फेब में हमारे पास 4 वीक ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई भी ऑड डे नहीं मिलेगा। और अगर 29 डेज हैं तो 1 ऑड डे मिलेगा। इस तरीके से फेब के 2 ऑड डेज आते हैं, एक 0 या एक 1। अब हम 0 कब यूज करेंगे, कब 1 यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कब 28 डेज आएंगे, कब 29 डेज आएंगे। ये कब पता चलेगा? अभी हम आगे ईयर्स पढ़ेंगे तो ईयर्स में आएगा कि कब लीप ईयर होता है, कब नॉर्मल ईयर होता है। जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज की फेब आती है। उसके बाद अगला मंथ होता है मार्च। मार्च में नंबर ऑफ डेज 31, और 31 में कितना रिमाइंडर मिलेगा? 3, तो इसमें आ जाएंगे 3 ऑड डेज। इसी तरीके से अगला अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो बचेगा कितना? 2 ऑड डेज। इस पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अप्रैल के बाद मई में 31 डेज। 31 डेज का मतलब है 3 ऑड डेज। जून में 30 डेज, 30 में हमें मिलेगा 2 ऑड डेज। जुलाई में 31 में 3। अगस्त में हमें मिलेगा 31, फिर 31 में 3 रिमाइंडर मिलेगा 7 से डिवाइड करने पर। सितंबर में 30 डेज और 30 में हमें 2 ऑड डेज मिलेंगे। अक्टूबर में 31 में फिर 3 ऑड डेज मिलेंगे। नवंबर में 30 डेज जिसमें 2 ऑड डेज मिलेंगे, एंड दिसंबर जिसमें कि 31 डेज होते हैं और 3 ऑड डेज मिल जाएंगे। इस हिसाब से हम सारे मंथ के ऑड डेज फाइंड कर चुके हैं। अब ये कोई याद करने की चीज नहीं है, कभी भी
अगर किसी मंथ के बारे में कोई मंथ आ रहा है, अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगस्त है तो अगस्त का 31 है और 31 में हमें कितना मिलेगा 3, यानी अगस्त का हमें 3 कोड रखना है। अब ये तो हुई बात मंथ्स में ऑड डेज फाइंड करने की। अब हम अगर ईयर्स में चलेंगे तो ऑड डेज इन ईयर्स, और ऑड डेज इन ईयर्स के लिए हमें पहले ईयर्स को जानना पड़ेगा कि कौन कौन से किस टाइप के ईयर होते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो ऑड डेज इन ईयर्स सॉल्व करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा ईयर्स। ईयर्स मतलब पहले हम नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, फिर सेंचुरी ईयर्स की बात करेंगे। ईयर्स में दो तरीके के ईयर्स होते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, जिसमें कि 28 डेज की फैब होती है। लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें 29 डेज की फैब होती है। ये पता कैसे करते हैं? If any year is divisible by 4, then it is a leap year. जो भी ईयर है, अब वो ईयर क्या है? Except centuries. So any year except centuries that is divisible by 4 is called a leap year. And in a leap year there are 366 days, 29 days in fact. अब ये पैटर्न हमें बहुत पहले से भी सीख रखा है, लीप ईयर को कैसे पता करते हैं। देन अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी के लिए पैटर्न अलग आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम ईयर्स के बारे में सीख रहे हैं। तो ईयर्स में आया लीप, नॉर्मल। लीप वो है जो 4 से डिविजिबल होगा, जैसे 1904, 2024, 2020, 1964, दीज आर लीप ईयर्स। और लीप ईयर में क्या होगा? 29 डेज की फैब होगी। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 डेज हैं, जिनको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से 5 टाइम 35 हो जाएगा, 115, 2 टाइम 14 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना? 1। यानी हमारे पास 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और 1 ऑड डे मिलेगा। ऐसे ही इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और 2 ऑड डेज मिलेंगे। अब अगर इस जगह पर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो हमारे पास किसी भी नॉर्मल ईयर में, कौन सा नॉर्मल ईयर होता है? जो 4 से डिविजिबल नहीं है, उसमें 52 वीक होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक दिन वीक का 52 टाइम्स आ जाता है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो एक दिन कितने बार आएगा? 53 टाइम आएगा। अब वो कौन सा दिन होगा? तो अगर हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, 1 जनवरी से अगर शुरू किया गया मंडे, तो मंडे कितने बार आ जाएगा? 52 टाइम्स। 52 टाइम्स मंडे आ चुका है। अब अभी हमारे पास एक दिन और बचा है। 52 टाइम्स मंडे पहले ही आ चुका है, एक दिन और बचा है। तो फिर से किससे शुरुआत होगी? मंडे से ही, अगले वीक की। तो मंडे फिर एक बार और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो कितने बार आ जाएगा? 53 टाइम्स। यानी 1 जनवरी से शुरू करके 30 दिसंबर तक 364 डेज हो जाएंगे। 30 दिसंबर तक 364 डेज हो जाएंगे, जिसमें हर एक दिन 52 टाइम्स आ जाएगा। और जो 31 दिसंबर होगा सेम ईयर का, वो फिर से मंडे आ जाएगा। तो कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम हो जाता है। इट मीन्स द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम। और इस पैटर्न पर अगर हम यही एनालिसिस लीप ईयर के लिए निकालें तो हमारे पास पता चलेगा कि जो लीप ईयर का लास्ट डे होता है वो उसके फर्स्ट डे से एक दिन ज्यादा होता है। यानी अगर इसको हम एज एग्जांपल थोड़ा समझें तो अगर 1 जनवरी 2023 को मंडे है, ये पॉसिबिलिटी कुछ अलग भी हो सकती है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि अगर 1 जनवरी 2023 को मंडे है तो 31 दिसंबर यानी इस ईयर का लास्ट डे 2023, तो ये नॉर्मल ईयर है, इसका लास्ट डे क्या होगा? सेम होगा। यानी यहां भी क्या आ जाएगा? मंडे। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 364 डेज का। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात करें तो 1 जनवरी प्लस 364 डेज, तो टोटल हो गए 365 डेज। अब अगर फिर से वही ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो इसमें, तो 364 52 टाइम 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर मिलेगा 0। तो 1 जनवरी को मंडे था, मंडे प्लस 0 करेंगे तो मंडे ही तो आएगा, यानी 31 दिसंबर 2023 को क्या आएगा?
मंडे। तो अगर हम इससे एक दिन आगे जाएंगे यानी 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 को हमें क्या मिल जाएगा? ट्यूसडे। तो इट मींस यहां पे हमने देखा डेट सेम है और जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, यानी इस बीच में कहीं भी 29 फेब नहीं आया है। तो यहाँ पर गैप कितना है? 365 डेज का, और 365 डेज में हमने क्या ऐड किया? 1 डे ऐड किया, क्योंकि 365 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे ऑड डे 1 मिलेगा। बट अगर हम इसमें इस ईयर का लास्ट डे फाइंड करेंगे 31 दिसंबर 2024, तो 2024 इज डिविजिबल बाय 4, और ये 4 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या आएगा? 29 फेब आएगा, लीप ईयर है। तो 1 जनवरी 2024, इससे हम कितने दिन आगे चलेंगे? 365 डेज आगे जाएंगे। क्यों? इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि इसमें ओवरऑल 366 डेज होते हैं। तो 1 जनवरी एक दिन हो गया, और आखिरी तक पहुंचने के लिए 365 डेज और, तो 365 में हमें क्या मिलेगा? एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर 1 डे एक्स्ट्रा है, तो 1 का मतलब क्या हो गया? 112, यानी 1 जनवरी को मंडे था, तो हमारे पास 2024 का ट्यूसडे था, तो इसका कोड 2 है, 2 + 1 3 आ जाएगा। इट मींस इसका लास्ट डे क्या होगा? वेडनेसडे। अब हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और लास्ट डे लीप ईयर का क्या है? लास्ट डे एक दिन आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा आता है। और अगर यहीं पे हम एक आगे दिन जाए सेम डेट के लिए 1 जनवरी 2025 को, तो हमें वो दिन मिलेगा थर्सडे। तो इस हिसाब से 1 जनवरी सेम डेट के लिए देखें तो हमारे पास इसमें 2 ऐड हुए। 2 क्यों ऐड हुए? क्योंकि यहाँ गैप है 366 डेज का, और 366 डेज में ऑड डे कितने हैं? 2। तो इस हिसाब से अगर हम जाने तो जनवरी से लेके यानी किसी भी नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और लीप ईयर में लास्ट डे फर्स्ट डे से एक दिन आगे होता है। तो ये हमारे पास ईयर्स और बेसिक ईयर्स है, जिसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में बात की है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम पैटर्न पर जैसा एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया सेम कैलेंडर का क्वेश्चन, बोला गया which year's calendar will be same, बोला गया which year's calendar will be same as the calendar of the year 2023 के जैसा कौन से ईयर का कैलेंडर होगा? तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी 2 ईयर है उनका कैलेंडर कैसे सेम होगा? उसके लिए पहली जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन होगी कि दोनों ईयर सेम टाइप के होने चाहिए, यानी सेम टाइप ऑफ ईयर्स होना चाहिए। सेम टाइप मतलब अगर नॉर्मल ईयर है, पूछा गया है नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसे होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 365 डेज होंगे। अगर उसको लीप ईयर के बराबर करेंगे तो लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं। कैलेंडर 28 फेब के बाद चेंज हो जाएगा, नॉर्मल ईयर का अलग हो जाएगा और लीप ईयर का अलग हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों ईयर्स की शुरुआत सेम डे से होनी चाहिए, यानी सेम फर्स्ट डे होना चाहिए। अगर दोनों ही ईयर एक नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर के जैसा ही होगा। तो ईयर भी नॉर्मल हो और उसका फर्स्ट डे भी सेम हो। क्यों? क्योंकि मान लो नॉर्मल ईयर है, दोनों में 365 डेज हैं, लेकिन एक का 1 जनवरी संडे को है और एक का 1 जनवरी मंडे को है। तो जिसका मंडे को है उसका एक दिन पूरा कैलेंडर आगे रहेगा, हर एक दिन आगे जाएगा। तो ये 2 कंडीशन हमें फुलफिल करनी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वही पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो पिछले जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे 1 जनवरी 2023, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया कि यह मंडे था। तो अगर हम सेम डे फाइंड करें, सेम डेट 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 एक दिन आगे जाएगा क्योंकि बीच में 29 फेब नहीं आया है। अभी यहाँ पे क्या 365 डेज का ही है। तो अगर इसमें 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि गैप 365 डेज का है। बट अगर हम 1 जनवरी 2025 फाइंड करेंगे
तो यहाँ बीच में 29 कब आएगा? जनवरी के बाद, यानी जनवरी 24 की उसके बाद और जनवरी 25 के बीच में गैप किसका आएगा? बीच में कौन आएगा? 29 का। तो यहाँ पर गैप हो जाएगा 2 का, तो ये ट्यूसडे से चेंज होकर क्या बन जाएगा? थर्सडे। फिर ऐसे ही 1 जनवरी 2026 फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे की बात कर रहा है, 2023 के आगे कौन सा ईयर सेम होगा। और यहाँ पे डे आ जाएगा फ्राइडे। 2027 को डे आ जाएगा सैटरडे। 2028 अब यहाँ पे दिन आएगा संडे। यहाँ पे 2 ऐड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी फेब नहीं आया है। फेब कब आएगा? 1 जनवरी। अभी हमने 1 जनवरी 2028 फाइंड किया, इसके बाद ही फेब आएगा। अगर हम 2029 का 1 जनवरी फाइंड करेंगे तो वो आएगा क्या? इससे 2 दिन आगे, संडे से 2 दिन आगे क्या? ट्यूसडे। 2030 को क्या आएगा? वेडनेसडे। 31 को क्या आएगा? अब 31 में फिर 1 ऐड कर देंगे, थर्सडे। 2032 को क्या आएगा? फ्राइडे। और अगर हम 2034 की बात करें, 2029 को ट्यूसडे आया, 2030 वेडनेसडे आया, 2031 थर्सडे आया, 2032 जो कि यहाँ पे फिर से अभी 29 कब नहीं आया है, तो 1 ही ऐड होगा फ्राइडे। और 2033 अब यहाँ पे 33 में क्या होगा? 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 32 का 29 कब आ जाएगा, तो फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे तो संडे। और 2034 जैसे 34 में पहुंचेंगे तो अगला दिन हो जाएगा मंडे। और अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन में अज्यूम किया था मंडे, और हमारा ईयर था नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर और मंडे से शुरुआत है। ये भी एक नॉर्मल ईयर है और इसकी मंडे से शुरुआत है, और इन दोनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कि कैसे कैलेंडर सेम किया जाएगा।